एक ऐसे वक्त में जब जाति जनगणना को मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष एक बड़े मुद्दे की तरह पेश कर रहा है, जाति जनगणना की मांग कर रहा है, आरएसएस का बड़ा बयान सामने आया है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर जाति जनगणना की जरूरत न सिर्फ स्वीकार करते हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ समुदायों के कल्याण के लिए जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इसे राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए। Special attention is needed to some communities and caste. So for that, sometimes government needs the numbers. It is a very well practiced. It should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. And so we put with the caution line. आरएसएस के इस बयान ने विपक्ष को भी चौंका दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया है कि आरएसएस स्पष्ट रूप से देश को बताए कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है या विरोध में है। देश के संविधान के बजाय मनुस्मृति के पक्ष में होने वाले संघ परिवार को क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग व गरीब वंचित समाज की भागीदारी की चिंता है या नहीं? विपक्ष बीजेपी और आरएसएस की नीयत पर सवाल उठा रहा है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है कि आरएसएस बीजेपी जाति जनगणना पर कितना विरोध कर लें, वो झुकेंगे नहीं। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मोदी सरकार सामाजिक न्याय और आरक्षण के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। सामाजिक न्याय का रास्ता है, जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है, और जाति जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब बीजेपी नेता कह रहे हैं कि वो भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि बिहार में जाति जनगणना का बीजेपी ने समर्थन किया था। वो कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं कि वो कर्नाटक में कास्ट सेंसस करवाए। खड़गे जी बार बार हमें क्यों प्रश्न करते हैं? जातिगत जनगणना में अगर हमारा विरोध होते थे तो बिहार में जातिगत जनगणना कैसे होते थे? तो खड़गे जी को कर्नाटक में जातीय जनगणना शुरू कर देना चाहिए। ये खड़गे जी को मैं पूछता हूँ, कर्नाटक में कब शुरू होगा जाति जनगणना? और मैं असम में भी जनगणना शुरू कर दिया हूँ, मुसलमानों का बीच में जातीय जनगणना। सवाल ये है कि क्या आरएसएस के बयान के बाद मोदी सरकार पर जाति जनगणना करवाने का दबाव बढ़ गया है? बीजेपी और आरएसएस में मतभेद की चर्चाएं भी है। ऐसे में क्या आरएसएस ने बीजेपी के सामने जानबूझकर ये गुगली डाली है? सवाल ये भी है कि जब कोई भी इसके खिलाफ नहीं है, तो फिर जातिगत जनगणना करवाने में देरी किस बात की है? इस वक्त राजनीतिक पटल पर सबसे बड़ा विषय, सबसे बड़ा सवाल, और मुझे लगता है यहाँ से लेकर 2029 तक ये विषय काफ़ी बड़ा रहेगा। हर चुनाव में ये बड़ा रहेगा, क्योंकि ये इस चुनाव से लेकर के अगले चुनाव तक के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये राजनीति की धुरी बन रहा है इस समय। तो इसमें सभी दलों को अपनी राय स्पष्ट रखनी चाहिए। लेकिन आरएसएस की तरफ से जो 3 दिन की बैठक चल रही थी, उसमें ये बात निकल के आई। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए तो मोहन भागवत जी और मोदी जी ये कह चुके हैं कि जाति जनगणना देश को या समाज को बांटने वाली प्रक्रिया हो सकती है, ये बात कही गई है। लेकिन अब शायद ये रियलाइजेशन है या वक्त की ज़रूरत है, इसको संघ भी कह रहा है कि करने में कोई दिक्कत नहीं। हालांकि वो इफ़ बट के एक राइडर लगा रहा है कि राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए, समाज के कल्याण के लिए होनी चाहिए। जिन लोगों की ज़रूरत है उनके हित के मद्देनज़र ये होनी चाहिए। लेकिन अब जो राजनीति है तो होगी, पूरी राजनीति से गिर्द गिर्द हो रही है, तो अब जातीय जनगणना होगी और राजनीति नहीं होगी, ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है। इसी प्रश्न को आज समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान है, परिचय कराता हूँ आपको। 4 वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। विजय जी हमारे साथ, विजय त्रिवेदी, अवधेश कुमार जी हैं, और हर्षवर्धन, साथ ही प्रेम कुमार जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। तो खबर तो आपने देखी होगी, 2-3 दिनों में ये सब कुछ चल ही रहा है। अवधेश जी, आवाज़ आ रही क्या? संघ के सबसे करीबी आप ही हैं।
आ रही आवाज आ रही है। आ रही ना, जरा आओ ना, सामने आओ सर, आप पीछे छिपने का कोई मतलब नहीं है, अब तो खुल के आओ आप। ये यूटर्न क्यों ले लिया संघ वालों ने? नहीं आपको क्या लगता है कि हम लोग सामने से पीछे हटने वाले हैं कि पीछे से सामने आने वाले हैं? सर मैं तो देखो बहुत निर्दोष टाइप का व्यक्ति हूँ, सीधे सवाल पूछता आते भी नहीं। हाँ बताइए ना, ये क्या मतलब क्या है? ये संघ ने अचानक ये निर्णय ले लिया? नहीं, ऐसा है कि ये तो हम लोग ने मानते हैं कि संघ ने कोई अचानक निर्णय ले लिया। हाँ। इस पर तो आप बहस कर सकते हैं कि संघ ने जो बयान दिया है, हाँ। संघ ने कोई इसका प्रस्ताव तो पारित नहीं किया है, पत्रकारों ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर था, समन्वय बैठक का विषय नहीं था। तो आपने प्रश्न किया है तो उस पर संघ को अपना मत व्यक्त करना है, इसमें इतना ही है। अगर संघ अपनी ओर से आके कहता कि हमारी बैठक के ये बिंदु थे और उसमें हमने ये तय किया है, तो वो एक अलग विषय होता है, ये दूसरा विषय हुआ। तो ये जो अभी जो सुनील अंबेडकर जी का बयान है जिस पर चर्चा है, बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा इतना बड़ा संगठन, देश का सबसे बड़ा, शायद दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक स्वयंसेवी संगठन, जिसके इतने अनुषांगिक हो, जिसके एक विचार परिवार के अंदर के सरकार इतनी जगह हो, तो वो तो जानना चाहेगा कि जाति के मुद्दे पर क्या है। तो ये पहले भी स्पष्ट किया था संघ ने कि समाज में जो भी वंचित हैं, पिछड़े हैं, किसी कारण से उनके कल्याण के लिए, उनको मुख्य धारा में आने के लिए आरक्षण सहित जो भी कदम उठाए जा सकते हैं उठाया जाना चाहिए। राजनीतिक हित अहित का ध्यान रखने की इसमें आवश्यकता नहीं है। फिर लगभग वही बयान है कि इस दृष्टि से अगर संघ ने ये कहा नहीं है कि जाति आरक्षण हो, जाति जनगणना हो, नहीं हो, लेकिन उसमें जाति जनगणना नहीं हो यह विषय केवल नहीं है। अगर इसकी आवश्यकता है, नहीं, एक मिनट अवधेश जी, देखो अवधेश जी, ये तो अभी भी देखो आप अवधेश जी सुनो ना, अभी भी आप जो है ना गोलमोल कर रहे हो। सीधे सीधे सवाल है मेरा कि जनगणना, जाति जनगणना को लेकर के सुनील अंबेडकर जी ने जो कहा है उसका स्पष्ट मतलब है कि कराओ, और कराओ नहीं, जाति जनगणना के हम विरुद्ध नहीं है। नहीं सुनिए, हम जाति जनगणना होगी तो उसके विरोध में नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ, सुनो आप। विजय जी के मैं घर गया था लास्ट 20-25 दिन पहले, दिल्ली वाले घर में। तो विजय जी ने बहुत स्वागत सत्कार किया मेरा, बैठाया और नीरज चाय वाय पियोगे? तो मैंने कहा आई वॉन्ट माइंड। तो इन्होंने मेरे को डांट दिया, ये क्या तरीका है बोलने का, आई वॉन्ट माइंड? अरे सीधे सीधे को मैं चाय पीऊँगा, तो ये वैसे कुछ नहीं लग रहा आपको? मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, आपको करना है तो कर लो। ये क्या है? पहले तो कह रहे थे कि ये ठीक नहीं है, इससे समाज और देश को नुकसान होगा, अब कह रहे हैं कर लो। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूटर्न के पीछे की धारणा क्या है। मुझे नहीं लगता है कि एक यू टर्न है, लेकिन ये बात सही है कि संघ के अंदर भी इस समय जो संघ के स्वयंसेवक हैं, समर्थक हैं, उनके अंदर हमेशा से इस विषय पर दो राय रही है और आज भी दो राय है। जाति गणना को लेकर मानना, एक पक्ष का मानना ये है कि अंग्रेज इस समाज को तोड़ने की दृष्टि से जाति गणना कराते थे और वो जाति की, भारत की जो जटिलता है वो अंग्रेज समझ भी नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने 4157 जातियां बता दी। जो 2011 की गणना है उसमें 46 लाख जाति और गोत्र आ गई है। तो इसलिए दूसरा यह है कि जाति इतना जटिल विषय है कि ये कहीं बर्रे के छत्ते में हाथ डालना नहीं हो जाए, क्योंकि अगर ये हालत है कि 46 लाख जाति और गोत्र के कारण नरेंद्र मोदी सरकार इसने स्वयं निर्णय किया था कि 2011 की जाति जनगणना को हम जारी करेंगे, कैबिनेट का डिसीजन हो गया, अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में कमेटी बन गई, हाथ खड़े कर दिए, तो आगे अगर उसी प्रकार का होगा तो क्या करेंगे, ये सब बहस चला है। लेकिन अगर देश में, लेकिन संघ ने एक स्टैंड लिया है अभी,
अब उस स्टैंड के परिणति भविष्य में क्या होगा, संघ का इस पर क्या उत्तर देगी, ये एक अलग विषय होता है, क्योंकि संघ का मानना है कि हम जाति भेद से रहित समाज को, संपूर्ण हिंदू समाज को जाति भेद से रहित बनाते हुए और उस भारतीय समाज की कल्पना करते हैं। और जो शताब्दी दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सामाजिक समरसता। नहीं वो तो ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, भाजपा तैयार है अब इसके लिए, सरकार तैयार है इसके लिए? वो भी बड़ा गोलमोल जवाब देते हैं। अभी सुना आपने हेमंत बिश्व शर्मा क्या कह रहे हैं, कर्नाटक वाले क्यों नहीं करा रहे हैं, हम अपने यहाँ करा रहे हैं, उधर क्यों? अरे सीधे सीधे केंद्र का विषय है, हाँ या ना में जवाब है इसका। इतना ढुलमुल क्या कह रहे हैं भाजपा वाले, मानेंगे कि नहीं संघ जी? कर्नाटक को तो भी जवाब देना है। नहीं वैसा तो फिर बिहार में भी हो चुका है सर्वे। देखिए जो नहीं सुनिए, बिहार का सर्वे जो है 90% घरों पर तो सर्वे करने वाले गए नहीं। आप बिहार में अपने रिपोर्टर को भेज के किसी मोहल्ले में भिजवा दीजिए। अरे वो एक अलग फ्रॉड सर्वे, वो अलग विषय है, उसके आंकड़े वैसे ही है। सर क्या बात कर रहे हैं, भाजपा की संयुक्त सरकार चल रही है और आप कह रहे हैं आप मेरी जानकारी में, सुनिए ना, आपका उत्तर दे दे रहा हूं, आपका उत्तर दे दे रहा हूं। आप ऐसा विषय छेड़ देते हैं तो बिहार पर बोलना पड़ा, मैं बिहार का हूं। इस समय का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोटा मोटी जनगणना के साथ जाति जनगणना करने का मन बनाया है, बना लिया, संभव है। उसके लिए क्या आएंगे और कैसे करेंगे वो अलग का विषय है। लेकिन अभी तक जो कई कैबिनेट मंत्रियों के बयान जो आ रहे हैं कि भाई ये जाति जनगणना है तो समय पर हो जाएगा, या पिछले दिनों गृह मंत्री ने रायपुर में कहा कि जब समय आएगा तो इसका उत्तर मिल जाएगा, तो ये नहीं था कि हम नहीं करा रहे हैं। तो ठीक है, हम लोगों के पास जानकारी है उसके आधार पर दबे छुपे आप बातें कर रहे हो। विजय जी ये बताओ, आप मैंने संगमंग पे बहुत किताबें लिखी सर आपने। अरे भाई दबे छुपे आपको लग रहा है कि आप सुनिए आप जो सोचते हैं वही आ जाए और जो उसी प्रकार से हो जाए, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता सर। मैं देखिए मेरा काम है प्रश्न पूछना, और मैं प्रश्न से ब्लैक एंड व्हाइट वाले पूछता हूँ। मैं विजय जी से भी पूछ रही हूँ, विजय जी ने भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। क्या संघ ने ये कह दिया है सरकार को कि भैया कराओ? क्योंकि देखिए आरक्षण को लेके भागवत जी के बयान आपको याद होंगे, पहले उन्होंने कहा था कि समीक्षा होनी चाहिए। बिहार में जब चुनाव हार गए तो उन्होंने कहा कि 1000 साल तक भी इसको रखना पड़े तो रखेंगे, उन्हीं के बयान है ये। और जातिगत जनगणना को लेकर के उनके बयान आपको याद होंगे। अब ये जो नया इनका बयान आया है, इसमें कोई बुराई, देखिए वैल्यू जजमेंट में हम नहीं बैठे हुए, हम तो सिर्फ वो पूछ रहे हैं जो हो रहा है। अगर उन्होंने अपना व्यू बदल लिया है तो अच्छी बात है, बदल लिया तो आपको क्या लगता है ये यूटर्न है पूरा? बदल लिया, उनको लग रहा है कि कराना पड़ेगा, अंबेडकर जी ने कह दिया। विजय अनम्यूट करना पड़ेगा। अंबेडकर जी को आप व्यक्ति के तौर पर सब लोग हाँ ठीक है अंबेडकर जी को, सुनील अंबेडकर जी नहीं है ना, वो आरएसएस है, या आप उनको सरसंघचालक का भी बयान समझ सकते हैं, समझे? एक बात समझिए इसको, तो ये संघ का रिएक्शन है, संघ की प्रतिक्रिया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है मेरे हिसाब से। और संघ ने या सुनील अंबेडकर साहब ने जो कहा है, सुनील अंबेडकर साहब ने जो कहा उसका मतलब मुझे समझ में आता है कि वो चाहता है संघ की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। और इसका बैकग्राउंड में भी आप समझ लीजिए कि पहले बहुत कन्फ्यूजन रहा संघ में, इसमें कोई दुराव छुराव की बात नहीं है। पहले क्या क्या कहा गया, जातिगत आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, फिर सरकार की तरफ से, कुछ और लोगों की तरफ से कहा गया कि जाति तो जहर है, जाति बांट देगी। अभी भी चर्चा हो रही है कि भाई जाति बांट देगी। तो यदि जाति देश को बांट रही है तो फिर तो साफ बयान होना चाहिए कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। यदि जातियां बांट रही है, मैं इसमें उसके जजमेंट पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन यदि हम समझते हैं कि जातियां बांट रही है और जातिगत जनगणना से बटेगा देश, तो फिर तो सरकार को या संघ को भी स्पष्ट करना चाहिए कि वो इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन इसके पक्ष में वो हैं, तो उसका मतलब है कि वो भी समझते हैं कि इसकी जरूरत है कि जो, और जातिगत जनगणना का मकसद ही क्या हो रहा है? जातिगत जनगणना का मकसद यही तो सब लोग कह रहे हैं कि भाई जो सरकार की योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम जो है, किस तरह से काम करना है, उसका आधार पता चलेगा कि किन लोगों को उसका लाभ अभी तक की योजनाओं का नहीं मिला है, आरक्षण का नहीं मिला, उन सब का नहीं मिला है। और संघ तो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, जो भी वंचित लोग हैं उनके लिए हमेशा काम करता रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो तो खड़ा होना ही चाहिए उनको, या खड़ा हो रहा है, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं लगी। लेकिन बदलाव हुआ है। देखिए आप नीरज जी, जब वो कहते हैं ना यू टर्न ले लिया, तो इससे लोग थोड़ा सा वो होते हैं, ऑफेंस लेते हैं उसको। इसको बोले बदला है ना, और समय के साथ तो बदलते हैं।
संघ भी परिवर्तनशील है, संघ तो हमेशा ही कहता रहा है कि वो परिवर्तनशील है, समाज भी परिवर्तनशील है। तो जब जरूरत लगी, इसकी आवश्यकता लगे, तो ऐसा संघ को लगा होगा कि इस पर होना चाहिए। और ये कोई बात नहीं होती कि किसी के जवाब में उन्होंने कहा। सुनील अंबेडकर साहब बहुत ही नपे तुले बोलने वाले लोग हैं, वो संघ के प्रचार प्रमुख है, समझे। तो उनकी बात में इधर उधर या स्पेस नहीं है, एम्बिग्यूटी नहीं होती है उनके पास। उन्होंने ये कहा है और इस पर मेरे ख्याल से मंथन हुआ होगा, और ये इसको तो मैं सरकार के लिए मैसेज के तौर पे देखता हूँ, समझे। मानना पड़ेगा मैसेज सरकार के को, तौर पे एक नीति निर्देश जिसे आप कहते हो ना जी, मानना पड़ेगा अब तो सरकार को। क्या आप रिफ्ट देखते अब हैं ये तो इसमें? सरकार को तय करना है, लेकिन सरकार, संघ की भूमिका यह है कि वो समझता है कि भाई सरकार को इस तरफ जाना चाहिए। जैसे वो प्रेसिडेंट के लिए हम लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट प्लीज टू इन्फॉर्म। तो जब प्रेसिडेंट प्लीज टू इन्फॉर्म कहता है, ये तो उसका मतलब होता है कि ये आदेश है। राष्ट्रपति आपसे पूछ थोड़ी रहा है नीरज जी कि इसको हम ये बता रहे हैं, वो आदेश होता है। तो संघ ने भी जो कहा है वो सरकार के लिए एक तरह का, मैं आदेश नहीं कह रहा, फिर इस पर बहस होगी, तो वो नीति निर्देश है कि संघ चाहता है कि ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए, या वो उसके पक्ष में खड़ा है, चाहता नहीं भी है तो भी उसके पक्ष में खड़ा है, ऐसा समझना चाहिए। और मुझे लगता है इसको मैं पॉलिटिकली दूसरे तरीके से देखता हूँ कि राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक लगातार जातिगत आरक्षण की बात कर रहे थे, जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। तो ये यहाँ से सरकार अगर जातिगत जनगणना कराती तो आप कहते, दिन भर के नीरज जी कहते रहते कि राहुल जी के उस पर आ गए, आप लाइन पर आ गए, राहुल जी ने जो कहा उस पर आ गए। अब संघ ने भी कह दिया है तो ये कहा जा सकता है भाई संघ भी कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं, तो इस पर चर्चा हो जानी चाहिए, जाति जनगणना हो जानी चाहिए। इसका एक ये भी रास्ता तरीका हो सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन सरकार भी बार बार अभी तक पानी देख रही थी कि कितना वाटर टेस्टिंग कर रही थी, क्योंकि अमित शाह जी ने कहा, जिसका जिक्र अवधेश जी ने भी कहा, कि भाई उन्होंने कहा था कि देखेंगे जब समय आएगा तो देखेंगे कि क्या फैसला करना है। जैसे कहा जाता है ना अंग्रेजी में कि वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच देयर। तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन एक बदलाव तो है ही, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो बिल्कुल सरकार के लेवल बदलाव पर है। भी हो रहा है, वो अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन संघ के तौर पे मैं इसको बदलाव देखता हूँ। हाँ, बदलाव है। अगर यू टर्न कठिन या थोड़ा सा अच्छा शब्द नहीं लग रहा तो समय के साथ बदल गए हैं, ये भी कह लीजिए आप। अभी आपने सुझाव दिया, तो मैं तो उसकी एडिट कॉपी छोटी लिखने के लिए मैंने कहा एक 3 अक्षर का काम चल जाए, आप कह रहे नहीं 6 अक्षर का लिखो, तो चलो भाई वही लिख देंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नो, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो बदलाव है ये राजनीतिक दबाव का बदलाव है, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि हम पिछले 50 साल की राजनीति की बात, मतलब पिछले 2-3-4 सालों में ही देख रहे हैं कि किस तरीके से टर्न एंड ट्विस्ट आ रहे हैं। तो ये बदलाव जो आप देख रहे हैं ये क्यों है, नंबर 1। और ये सही बदलाव लगता है आपको? ले लिया, ठीक किया उन्होंने, जल्दी ले लें और जल्दी ले लें, सरकार भी जल्दी शुरू कर दे। नीरज जी, सबसे पहले तो मैं जो सुनील अंबेडकर जी ने कहा उसको एक बार पढ़ देता हूं। समाज में पिछड़े वर्ग की भलाई हेतु जन कल्याणकारी कार्यों के लिए जातिगत जनगणना के डेटा के उपयोग से हमें कोई असहमति नहीं है। हालांकि सामाजिक विघटन करने अथवा चुनाव में लाभ पाने के स्वार्थ से इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और एक लाइन और उसमें उन्होंने बोली जिसको मीडिया ने मतलब शायद नहीं ध्यान दिया, जिसको आपने कहा ना कि 3 शब्दों में कह दें, 6 में क्यों कहें, तो मीडिया को तो उतने में ही देखना है। लेकिन संघ तो हिंदू समाज को देखता है। वो अगर मीडिया के लिहाज से देखता तो शायद उसके काम करने का तरीका अलग होता। संघ हिंदू समाज के हिसाब से देखता है। और जो आपने कहा कि यू टर्न या बदलाव, ये दोनों ही शब्द गलत। इसका मतलब कि संघ को आप समझ नहीं रहे, तब ये दोनों शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, अभी जब मैं इस चर्चा के लिए आ रहा था तो मैंने बहुत से लोगों से बात भी की। फिर हमारे एक पटना के स्वयंसेवक मित्र हैं, उन्होंने एक वाकया भेजा है और मैं वो शब्दशः पढ़ता हूं। थोड़ा हो सकता है कि समय और थोड़ा वो अलग हो जाए। तब पटना महानगर के कार्यवाह हुआ करते थे नवल जी। और नवल जी, चूंकि जैसे हम सारे लोग जानते हैं कि संघ में हिंदू की बात होती, जाति की बात नहीं होती। जाति विहीन समाज ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लक्ष्य है। और मैं एकदम बिना किसी संकोच के कहता हूं, जिस दिन संघ जाति जाति करेगा उस दिन संघ रहेगा ही नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ रह ही नहीं जाएगा, यहां हम चर्चा कर ही नहीं रहे होंगे। तो उस वक्त अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख हुआ करते थे कौन? आज के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत।
भागवत जी वहां थे, नवल जी ने कहा किसी के जाति वाले मंच पर कोई एक संघ के बड़े अधिकारी थे, स्वयंसेवक थे, वो जाति के किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा जी। ये संघ के अधिकारी हैं, जाति के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, इससे बुरा लगता है, हम लोग हिंदू एकता का काम कर रहे हैं और जाति के कार्यक्रम में भी जा रहे हैं। तो आज के सरसंघ चालक और तब के शारीरिक प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने क्या कहा था? उन्होंने कहा अगर हम जातीय मंचों पर नहीं जाएंगे तो वहां राष्ट्र विरोधी, समाज का विघटन करने वाले, हिंदू द्रोही ऐसे लोग वहां सब उपस्थित हो जाएंगे। हम हिंदू एकता की बात करते हैं, लेकिन जाति हमारे समाज की सच्चाई है। जितनी जल्दी संभव है हम जातियों के बीच का द्वेष, घृणा, ईर्ष्या हटाएं, लेकिन हम जातियों के बीच में रहेंगे ही नहीं तो हमारा काम कैसे होगा? और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्टैंड में, रुख में जो लोग बदलाव देख रहे हैं, यूटर्न देख रहे हैं, वो संघ को समझ ही नहीं रहे। मैं फिर से कह रहा हूं, नहीं, मुझे एक चीज समझाओ। मैंने इसीलिए मोहन जी के उदाहरण से बताया, तब भी वो मुझे कह रहे थे। मुझे एक चीज समझाओ ना आप। तो अब आगे आता हूं, पूरा कर लेता हूं इसको। जब हम आज की चर्चा कर रहे हैं और सुनील जी से प्रश्न किया गया जातीय जनगणना के पक्ष में आप हैं या नहीं है, अब उसका एक जवाब हो सकता था कि वो छोड़ देते थे, एक जवाब हो सकता था कि वो कहते कि नहीं हम हैं या नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि हिंदू समाज के बीच में भी इसको लेकर भ्रम है। चिराग पासवान जैसा विशुद्ध राजनीति करने वाले नेता, पासवान समाज से आने वाला नेता कहता है कि जनगणना तो हमें कर लेनी चाहिए, लेकिन जाति दो ही है, गरीब और युवा और महिला, तो इसलिए हमें उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। तो मुझे नहीं, एक मिनट, रुक जाओ। पहली बात तो गुड़ खाओ, गुलगुले से परहेज मत करो। नंबर एक, आम्बेडकर जी का जो बयान है वर्बिटम, तो उसका जो सेकंड पार्ट है कि होना चाहिए लेकिन राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए, ये वही बात है, गुड़ खाएं गुलगुले से परहेज नहीं करें, अखाड़े में उतरेंगे लड़ाई करने के लिए, लेकिन मिट्टी नहीं लगनी चाहिए मेरे को। नहीं, जाति जनगणना हो किस लिए रही, मुझे को ये बताओ आप जरा, किस लिए हो रही है? मैं बता रहा हूं। हाँ। इस देश में जातियों की पहचान तो पहले भी होती रही, SC ST की होती रही कि नहीं होती रही? क्यों होती रही? क्योंकि समाज में जो सबसे पिछड़े हैं उनको आपको अलग से स्कीम बनानी पड़ती है, जो संपन्न है उनके लिए दूसरी तरह से स्कीम बनानी पड़ती है। अब नरेंद्र मोदी की सरकार में जो पहले यूपीए के समय पिछड़े जिले हुआ करते थे, आज वो क्या है? आकांक्षी जिले हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। नहीं, हर्षवर्धन जी रुको ना। मैंने जब बिहार में जाति जनगणना हो रही थी, या नीतीश जी ने जब कहा था, जब वो एनडीए में नहीं थे, तब भी इसी तरह में चर्चा हो रही, तो मैंने कहा था, और आज मैं दोबारा कह रहा हूँ, ऐसा कोई डेटा नहीं जो इस समय सब अवेलेबल ना हो। सबको सबका पता है, एक एक घर का पता है, आधार कार्ड बन चुका है, सब डेटा सबके पास है, ठीक है। फिर ये बात अगर उठ रही है, राहुल गांधी उठा रहे, विपक्ष उठा रहा है, इंडिया ब्लॉक उठा रहा है, और आज अम्बेडकर जी ये कह रहे हैं कि हाँ करने मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर उनके हितों के लिए की जा रही, तो क्यों कह रहे हैं आप ये आज? क्योंकि नहीं, आज ये मांग क्यों उठ रही ये समझिए सर, उस प्रेशर में आप ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल, आप इसलिए मैं कह रहा हूं कि गुड़ खाए गुलगुले से परहेज नहीं, इस पे राजनीति होगी, धुरंधर होगी। नीरज जी, कोई खाए गुलगुले से परहेज नहीं। अगर इतना गुड़ खाए गुलगुले से परहेज होता तो अगले वर्ष संघ का शताब्दी वर्ष नहीं होता। कितने लोग बचे रह गए? 100 साल का हो गया संघ। यूटर्न लेता तो कहीं गाड़ी एक्सीडेंट कर गई होती। इसीलिए बहुत स्थिर भाव में संघ निर्णय लेता है, ऐसे नहीं लेता कि टीवी के डिबेट में संघ का फैसला समझ में आ जाए। वो तो भैया मैं एक मिनट रुको, एक लाइन जोड़ता हूं मैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज के बीच में काम करता है, वहां भी भ्रम है, वहां भी ये नहीं समझ में आ रहा है जात गिनने से भला होगा कि नहीं, वहां भी, और उन्हीं के बीच में संघ को काम करना है। संघ जड़ संगठन नहीं है सर, चैतन्य संगठन है, जो स्वयंसेवक कह रहे हैं उनके बीच की चीजों को ठीक करेगा। और एक मिनट जॉर्ज सोरोस जो जिस तरह की बात कर रहे हैं, हिंदू एक मिनट थांबा, जाति चाहिए उनको, और थांबा हिंदू जोड़ने के लिए कर रहा है। थांबा, विजय जी के पास जाना पड़ेगा। ये तो दो ध्रुवी बातें हो रही इधर। मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ, विजय जी आप समझाइए मेरे को। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जड़ संस्था नहीं है, और जड़ होनी भी नहीं चाहिए किसी संस्था, चेतन संस्थाएं सर्वाइव करती हैं। पिछले अभी आपको बसंत व्याख्यान माला मुझे बताओगे, पूना वाली, वहाँ से लेकर के अब तक क्या विचार बदले नहीं है? क्या आरक्षण पे विचार बदले नहीं है? मैं इसको बुरा, देखिए यहाँ पे वैल्यू जजमेंट एक अलग चीज़ है। अभी मैं इस पर डिबेट शुरू कर दूँ कि आरक्षण अच्छा है कि बुरा है, तो एक डिफरेंट डिबेट होगी। जैसे जो वो अलग ज्यूरिस्प्रूडेंस का सोशियोलॉजिकल थ्योरी ये कहती है कि जो जनता सोच रही है उसका एनालिटिकल डिमांड ये है कि ये होना चाहिए,
वो आप कर रहे हैं इस समय जो हो रहा है, वो अच्छा है बुरा है कि एक वैल्यू जजमेंट आप करते रहिए अलग, लेकिन आप कर इसलिए रहे हैं क्योंकि वो इस समय की डिमांड है। विजय जी, और ये हर्षवर्धन जी कह रहे हैं संघ बहुत सोच विचार के फैसले लेता है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम लोग जबरदस्ती कह रहे हैं कि यू टर्न, ये बदलाव या चेतन या जड़, ये सब कुछ नहीं है, वो तो पहले से इसके पक्ष में थे। नहीं देखिए, संघ तो परिवर्तनशील है। संघ के खुद के जो संघ प्रमुख हैं, सब लोगों ने हमेशा कहा, हेडगेवार से लेकर अभी तक, डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर अभी तक जी, तो परिवर्तन को लेकर हमेशा, और संघ ने क्या अपनी चीजों में परिवर्तन नहीं किया। आप सोचिए, गुरु गोलवलकर जी की जो किताब है बंच ऑफ थॉट्स, उसमें से बहुत सारी चीजों को निकालकर बाला साहब देवरस ने और फिर डॉक्टर मोहन भागवत ने और उससे पहले सुदर्शन जी ने उसको अलग बना दिया। तो वो भी तो एक बदलाव था ना। वो बदलाव है कि नहीं है कि आप अपने हेड की बातों में से कुछ को निकाल के, कि वो सामयिक थी, हम उसके साथ नहीं है, और आज गुरुजी समग्र जो है उसको पढ़िए, बंच ऑफ थॉट को मत पढ़िए। ये बदलाव है कि नहीं है बदलाव? आजादी के वक्त से संविधान को लेकर संघ की क्या राय थी, वो आज बदला है कि नहीं बदला है? तिरंगे को लेकर संघ की क्या राय थी, वो बदले हैं कि नहीं बदले? अंबेडकर को लेकर क्या राय थी संघ की, उस पर बदले हैं कि नहीं बदले? गांधी को लेकर क्या राय थी संघ की? बहुत सारी चीजें बदली है ना। अपनी वेशभूषा में बदला है, वो खाकी नेकर से आज फुल पैंट पर आ गए। तो बहुत सारे बदलाव उन्होंने किए, और मुझे लगता है कि संघ को समझने के लिए जरूरी है कि वो हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहता है। और इसलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि वो चैतन्य संगठन है, और वहां पर जो बहस होती है, जो चर्चा होती है, वहां की प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है, धीमे धीमे होता है, लेकिन वहां पर बहस होती है और हर चीज पर चर्चा होकर बात होती है। और जाति को लेकर इसको भी समझने की जरूरत है कि संघ जाति विहीन समाज के पर जोर देता है। मोहन भागवत जी ने एक और प्रोग्राम चलाया जिसमें कहा गया कि जातियों को जिस समाहित करना चाहिए, उसमें था कि एक गांव में एक मंदिर, एक शमशान, एक कुआं। तो उसका मतलब था कि सबको बराबर का अधिकार मिले, और वो जाति को समझ रहे हैं। और जाति को फिगर को लेकर तो अब वो बात जो हो रही है वो ठीक है, ये एक जरूरत लगी। आप सोचिए 2015 का चुनाव, बिहार के चुनाव में जब आप कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर समीक्षा की जानी चाहिए, फिर उस पर बहस होगी, लेकिन उसके बाद आपने कहा कि नहीं, हम आरक्षण के साथ हैं। 1000 साल के अत्याचार, 2000 साल के अत्याचार का बदला, मतलब उसको हिसाब करने के लिए 200 साल 500 साल जो भी लगेंगे, हम आरक्षण के साथ हैं, जातियों के साथ हैं। और वो जो वसंत व्याख्यान माला का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें बाला साहब देवरस ने कहा कि भाई अगर छुआछूत पाप नहीं है तो दुनिया में कोई चीज पाप नहीं है। तो इसलिए संघ में हमेशा विचार के साथ बदलाव होता है, और बदलाव को कोई, मैं ये समझता हूँ कि बदलाव कोई खतरनाक चीज नहीं है, हमेशा नेगेटिव नहीं होता, और उसके रिजल्ट कई बार बहुत अच्छा है। होते हो विजय जी, ये तो बढ़िया संकेत है। विवाद या विषय चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही क्योंकि स्वीकार नहीं कर रहे कि हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, नहीं, क्या बताओ ना अवधेश जी, बोलो। हाँ, अरे क्या नहीं, मैं बोल रहा हूँ, जरा मैं विजय जी के लिए एक शेर पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद जरा अच्छा लगेगा आपको। हाँ, जहर मीठा हो तो पीने में मजा आता है। हाँ, बात सच कहिए मगर यूं की हकीकत न लगे। तो ये जो बोलते हैं वो संघ का विषय है ही नहीं, जो ये कह रहे हैं कि संघ बदलाव करता है। संघ शुरू से अभी तक एक उसमें सुसंबद्धता है। संघ ने आरक्षण का कब विरोध किया, जो ये बता रहे हैं? संघ ने आरक्षण, आप सब लोग जो कह रहे हैं, और बाला साहेब देवरस जी के जिस व्याख्यान की बाला करे वो पहले दिन का है। वो व्याख्यान में उसके लिए एक शब्द आया कि उन्होंने अब्राहम लिंकन को कोट करते हुए कहा था, इतना ही है उसमें। तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया है कि संघ बदल जाएगा, कि संघ जो है चलायमान है, कि जैसे समय होएगा वैसे हम बदल देंगे। अपने मौलिक विचार को, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उस पर काम करना है। तो इस समय अब जो इस समय कहा जा रहा है, आपने कहा कि नहीं, सुनिए, इन्होंने जो अभी कहा है कि हम बड़ा मानते हैं कि संघ विचार करके जब जरूरत होती तो अपने को बदल लेता है। यही विषय जो है ना, इस देश में एक चलाया जा रहा है कि संघ जब चाहे अपने को बदल लेता है। ये फासिस्ट संगठन की जो होती है कि न हम हिंसावादी है न हम अहिंसावादी है। ये जो विषय है जाति जनगणना की, संघ से पूछने अपना एक मत रखा है। उस मत का अर्थ है कि जाति जनगणना हो तो उसका हम विरोध नहीं करेंगे। जाति जनगणना का उद्देश्य ये होना चाहिए, उसने अपना एक मत रख दिया। ये शासकीय विषय है, राजनीति इसको तय करे। इसकी तैयारी करेगा। रुको सुनिए, बहस यहाँ पे आके टिक गई है। एक लाइन सुनिए,
नहीं सुनिए ना, एक लाइन पूरा कर इतनी लो, देर फिर में तो आप बोलिएगा। बोल देते हैं। संघ हाँ। के अब संघ की नहीं सर, संघ की भूमिका यह है कि जाति जनगणना होगी तो उसके बाद जो परवर्ती उसकी प्रतिक्रियाएं नकारात्मकता होगी उससे निपटने की तैयारी, ताकि हिंदू समाज एक रहे, उस पर अब संघ को काम करना है, वो घोषणा नहीं होती है। नहीं, अभी तो पहला इशू नहीं सेटल कर पाए, मैं तो दूसरे सवाल पे भी नहीं पहुंच पाया कि जाति जनगणना के बाद क्या होगा। आप वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे हो, आप लोग पहले में अटका रखे हो। आप दो ये मानने को तैयार ही नहीं हो। आप तो ये कह रहे हो कि वो तो पहले से जाति जनगणना के समर्थक रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। आज आपने पूछ लिया, तुमने कहा कर लो, फिर क्या दिक्कत है? ये आप भाव आपका ये निकल रहा है। शब्द नहीं, शब्द प्रयोग किया है मैंने। नहीं, मेरा अब और उलझारो मत दर्शकों को, रुको आप एक मिनट, प्रेम कुमार जी को मिले। प्रेम कुमार जी, अगर ये बदलाव कर रहा है संघ, कह रहा ठीक कर लो, उसमें क्या दिक्कत? ये तो बदलाव अच्छा है, इसका तो स्वागत होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत? हालांकि आपस में कंफ्यूजन फैला रहे हैं अवधेश जी और हर्षवर्धन जी। देखिए, एक मिनट को हर्षवर्धन, पहले प्रेम जी को, फिर आपकी बात आता हूँ। हाँ देखिए, एक सांस्कृतिक संगठन इस विषय पर चर्चा कर रहा है, यही बड़ी बात है। ये सांस्कृतिक संगठन है और वो कह रहा है कि जातीय जनगणना पर बात कर रहा है, तो हम क्यों इस पर इतना वैल्यू दे रहे हैं? जाहिर है कि वो सिर्फ सांस्कृतिक संगठन नहीं है, वो स्यूडो संगठन, बहुत तरीके से उसका प्रभाव है सरकार पर, सारी सत्ताधारी दल पर। बीजेपी उसका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, इस बात को छिपाते हैं। जब दो बात एक साथ वो कहते हैं कि होना चाहिए जाति जनगणना, और साथ में कहते हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए मोटे तौर, तो आप ये समझिए, इसको हम उलट के सवाल करते हैं। अगर राजनीति नहीं होती जाति जनगणना पर, तो क्या आज ये सवाल का जवाब लेकर के आता आरएसएस? जाति जनगणना पर राजनीति हुई है, इसीलिए आरएसएस को बयान देना पड़ा है, इससे पहले तो आवश्यकता नहीं होती थी। तो एक और बात यह है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। आरएसएस ने इससे पहले कभी बोला क्या कि राम मंदिर निर्माण का आंदोलन तो होना चाहिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो होनी चाहिए, मंदिर तो बनने चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए? ऐसा क्या कभी कहा आरएसएस ने? नहीं कहा। उसको जब सूट करता है कि किस पर राजनीति होनी चाहिए, किस पर नहीं होनी चाहिए, अरे बाबा आप हो कौन? राजनीतिक दल हो क्या? राजनीतिक दल को सिखाओगे किस पर राजनीति होनी चाहिए और किस पर नहीं होनी चाहिए? ये एक बड़ा प्रश्न है। आप तो सांस्कृतिक संगठन हो, रखो अपना विचार अपने साथ, लेकिन आज ये पूरी राजनीति को प्रभावित इसलिए करता है संघ का विचार, क्योंकि उस विचार का असर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी पर पड़ता है। ये माना जा रहा है कि संघ ने जो निर्णय लिया है, अब बीजेपी उस पर चलेगी। तो जो जातीय जनगणना का सवाल अपोजिशन ने राजनीतिक रूप से एक पूरे देश की राजनीति में रखा, उसको अब स्वीकार्य होता दिख रहा। इसको आप कई तरीके से बोल सकते हैं, चर्चा में आई भी है बात, है ना, मान लिया उन्होंने, स्वीकार हो गया, बढ़िया है। हाँ, इसी बात को मैं कह रहा हूं, कई तरीके से बोल सकते हैं कि आरएसएस बदल गया, आरएसएस यू टर्न ले लिया, आरएसएस ने अपने विचार को परिष्कृत किया, आरएसएस ने भूल सुधार की, आरएसएस ने राहुल गांधी का डिक्टेशन ले लिया, आरएसएस बीजेपी विपक्ष के सामने झुक गया। जैसे मन वैसे आप स्वीकार कीजिए, लेकिन ये बात तय है कि एक परिवर्तन उनकी सोच में दिखा है, जिसको स्वीकार करने में बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर। जी हर्षवर्धन जी बताओ। ये देखिए, यही मुश्किल होती है। प्रेम जी तो वैसे भी संघ विरोधी, भाजपा विरोधी, हिंदू राजनीति विरोधी व्यक्ति हैं, तो वो तो यही बोलेंगे, उनका तो कुछ नया हम सुनने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं, जब स्वदेशी जागरण मंच का आंदोलन चला करता था, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी हुआ करते थे, और एक बात वो बार बार कहा करते थे। तब वो संघ के लोग और स्वदेशी जागरण मंच के लोग लिस्ट लेके घूमते थे, भैया ये करो, ये न करो, ये वाला मंजन, ये वाला जूता, ये वाला चप्पल, पता नहीं कहीं गलत भी हो जाता था, सही भी, लेकिन उनकी भावना रहती थी कि स्वदेशी अपनाओ। तो अब क्या था? विदेशी का स्वदेशानुकूल और स्वदेशी का युगानुकूल। आज अभी रक्षा मंत्रालय ने बहुत बड़ी, करीब 1.5 लाख करोड़ की चीजों का प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। 99% भारत का है।
आज की तारीख में हम कैसे बदल रही हैं चीजें। अगर हम इसको कहें कि बदलना तो ठीक बात है, हमने लिया, हम लेके फाइटर आते हैं, उसके बाद हम बनाना शुरू कर देते हैं, हम अपना निर्मित स्वदेशी हेलीकॉप्टर बनाना शुरू कर देते हैं। दरअसल जो ये विचार है ना, जब तक हम इस नजरिए से देखेंगे कि अच्छा हम उनसे क्यों करते थे, अरे भाई हम अपने को मजबूत करने के लिए करेंगे। कल को हमको लगेगा कि हमारे बीच में विघटन डाल के दूसरा कोई लाभ लेना चाहता है तो हम उसका उसकी तरफ जवाब देंगे। और जब आप कहते हैं कि संघ सांस्कृतिक संगठन है तो आप गलत बोल रहे हैं। पहले जानकारी पूरी रखिए। संघ हिंदू समाज को एकत्रित करने वाला सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है जो कहता है कि इस देश के हर नागरिक का व्यक्ति निर्माण और उससे राष्ट्र निर्माण। जब आप ये समझेंगे तब आप इस बात को समझेंगे कि उसका महत्व कौन है, और तब शायद ये पूछने से पहले थोड़ा हिचकेंगे कि तुम हो कौन, तब ये पूछने की जरूरत नहीं। मेरी बात सुनो ना, अभी उधर फिर बहुत डिफरेंट डिबेट होने लगेगी, फिर अभी 1-on-1 प्रेम कुमार जी आपकी होगी। मैं उधर जाना नहीं चाहता, आज मेरा उधर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। आज मैं इसी विषय पर रहना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप स्वदेशी जागरण मंच और पता नहीं क्या क्या उदाहरण, मैं उस पर भी नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि जो अवधेश कुमार जी कह रहे हैं और जो विजय कुमार जी कह रहे हैं, विजय त्रिवेदी जी कह रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है। और वो अंतर ये दिखा रहा है कि वो सहजता नहीं है जिस सहजता से अवधेश जी कह रहे हैं कि तो हमारा तो ऐसे ही, आप भी उसको कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति बदल देगा जो ये जो होने जा रहा है, और उस पर आप सहमति जता रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात मैं पूछ रहा हूँ। नीरज जी, राजनीति कैसे बदलेगी ये आप देखिएगा, और राजनीति नहीं बदल पाएगी जैसी लोगों को आशंका है, इसीलिए संघ का ये बयान। जाति जनगणना होगी कि नहीं होगी, पहले ये बताओ आप, होगी कि नहीं होगी जाति जनगणना? मैं नहीं, निजी तौर पर मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं, इससे कुछ होना नहीं। अरे फिर मैंने कहा निजी का कोई मतलब ही नहीं है अभी। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, और इसको सुनते ही लोग परेशान हो जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के घर किसको मिले हैं? निकालिए सारी जातियों का डेटा आप कर दीजिए। सबसे पहले आप आरोप लगाएंगे ना, आप क्यों कह रहे हैं कि सरकार से जाति जनगणना कराएं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार कुछ दे नहीं रही, तो पहले सरकार से वो कहें कि आपकी जितनी योजनाएं हैं उसमें आप ब्राह्मणों को, राजपूतों को, कायस्थों को, वैश्यों को दे देते हैं, पिछड़ों और दलितों को नहीं। जैसे ही ये होगा सारे ये जो लोग हैं ये चुप हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर है 90% लाभ उन्हीं जातियों को हो रहा है। संघ और भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार बिना हिंदू बांटे उनको लाभ पहुंचाना चाहती है। जो जिनको सत्ता और किसी जरिए से नहीं मिल रही है वो हिंदू बांटना चाहते हैं, बस फर्क कितना है, कोई और फर्क नहीं पड़ेगा जाति जनगणना से। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये जो आप बात कर रहे हैं तो फैक्चुअल है, तथ्यात्मक बात है, तो सरकार फिर ये स्टैंड क्यों नहीं ले लेती कि जातिगत जनगणना नहीं होगी? एक लाइन का स्टेटमेंट जारी कर दो। आप क्यों नहीं करते हैं? देखिए, ये तो राजनीति में जो लोग हैं उनकी अपनी मुश्किलें। तो अभी आप कह रहे थे राजनीति नहीं, अंबेडकर जी ने कहा राजनीति नहीं करना है। मैं यही तो कह रहा हूं कि राजनीति में जो लोग, मेरा ये मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी कहते तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं एक बात कहता हूं, चलिए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं उसे, नरेंद्र मोदी घांची तेली समाज से आते हैं, सभासद नहीं हो सकते थे गुजरात में, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। किस तरफ हम जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जैसा नेता सदियों में इस देश में नहीं हुआ। आप सोचिए, जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले व्यक्ति हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। क्या जाति की वजह से बने? क्या जितने लोग हैं? और राहुल गांधी, हर्षवर्धन, यही तो मैं करूं, जरूरी सवाल, आपकी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपकी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है रायबरेली, तो रायबरेली में सबसे ज्यादा आते हैं पासी, उसके बाद है ब्राह्मण। राहुल गांधी ने किसी पासी को टिकट क्यों नहीं दिया? आप बताइए ना, वो जाति गिन के यही करना चाह रहे हैं ना। जहां जाति पता है वहां राहुल गांधी ने पासी को टिकट क्यों नहीं दिया? पासी समाज का हक क्यों मार लिया? और वायनाड में मुसलमान सबसे ज्यादा। तो फिर इस पे स्टैंड क्यों नहीं लेती गवर्नमेंट? मेरा सवाल यही है। अभी सरकार अपना समझे ना, हम तो पत्रकार की नहीं, यही अरे तो मैंने क्या कहा, मैंने एक शब्द यूज किया था, सोशियोलॉजिकल एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है कि जिससे ज्यादा लोग सहमति है, प्रभावित अप्रभावित हो रहे हैं, वही फैसला सरकार ले रही है। वो एब्सोल्यूट टर्म में अच्छा है बुरा है, फिर बहुत बात की बातें हैं। आज की डिबेट वहाँ पे है। अगर ये आप जो कह रहे हो ये सरकार भी समझ रही होगी, ऐसा थोड़ी कि उनके पास डेटा नहीं है। ले ले डिसीजन ना फिर कि हम नहीं करेंगे। अगर वो फिर क्यों हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि हम तो करा रहे हैं, हम भी करा, हमने मना कब किया? नहीं, हेमंत विश्व शर्मा को आपने पूरा नहीं सुना। उन्होंने हमने सुना है, मुसलमानों की जाति गिनवा रहे हैं।
नहीं भाई, जब आप अरे, राजनीति करेंगे तो राजनीति जाएगी। नहीं, उनका पूरा स्टेटमेंट है कि हमने कभी विरोध नहीं किया, हमने भी शुरू कर दिया, मुसलमानों की शुरू कर दिया, ये उन्होंने पूरा स्टेटमेंट किया। देखिए, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस नहीं, देश में क्या है, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। वो कह रहे हैं गरीब अमीर के अलावा कोई जाति नहीं। आप उनके सारे बयान देखिए। तो विरोध कर, मैं तो कह रहा हूँ ना सर, विरोध करो फिर। नहीं, फिर इसमें फिर बीजेपी को अपनी, सरकार को अपनी लाइन लेनी पड़ेगी, स्पष्ट मना करना पड़ेगा। लेना चाहिए, मैं भी आपके साथ, मैं भी आपके साथ। नहीं, मेरे साथ में तो मेरा कोई व्यू नहीं है। मैंने फिर कह रहा हूं कि वो एक अलग डिबेट है, 3 घंटे में करूंगा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आज मैं कह रहा हूं कि आरएसएस ने अपना व्यू बदल लिया है, अंडरलाइन करके मैं कह रहा हूं कि बदल लिया अपना व्यू, करा लो भैया। सरकार भी इसमें पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उनका व्यू क्या है, लेकिन आप जो तर्क दे रहे हो उस हिसाब से तो मना कर देना चाहिए कि नहीं हो सकती। विजय जी, मना करना चाहिए क्या? नहीं कराएंगे भाई, हम तो ऑलरेडी सबको फायदा दे रहे हैं, लेकिन नहीं करेंगे वो। विजय जी, बहुत छोटा सा कमेंट, ब्रेक लेना मुझे। नीरज जी देखिए, हाँ नहीं, यही तो केवल एक राय रखनी है ना कि आपको सवाल ये नहीं है कि आप हैं कि नहीं है इस पक्ष में। आपको केवल ये स्पष्ट करना है कि आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं या उसके खिलाफ है। संघ ने जो, मैं देखो संघ का स्टूडेंट हूँ, अवधेश जी और हर्षवर्धन जी तो संघ को बहुत ज़्यादा करीब से जानते हैं, मैं उतना करीब से नहीं जानता, और वो उसकी बात को, उनकी बात को ज़्यादा आपको मानना चाहिए। मैंने संघ को स्टूडेंट की तरह से देखा है, तो उसमें मुझे समझ में आया कि ये एक बदलाव की तरह से है। और मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि संघ को या बीजेपी को, संघ की बात छोड़ दीजिए, बीजेपी को या सरकार को ये तय करना है कि वो उसके पक्ष में खड़े हैं या नहीं है। अब जिस दिन पक्ष में आएंगे उस दिन आप कहेंगे हमने तो उस दिन ही कहा था जब नीतीश कुमार के साथ विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ था, तो बीजेपी थी वहाँ पर, सुशील मोदी जी थे ना, लेकिन वो लोग तो यहाँ पर भी आए थे दिल्ली, तो मुझे उसमें परेशानी नहीं है। तो इसका मतलब या तो सरकार पक्ष में है, ये केवल अभी तो बहस केवल ये चल रही है ना, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, और देश बढ़ जाएगा, देश टूट जाएगा या क्या होगा, वो तो एक अलग डिबेट शुरू होगी। लेकिन पहले ये तो तय हो जाए कि हम इसके पक्ष में हैं या नहीं है, ये सरकार को करना है, और उसके लिए राजनीतिक सामाजिक दबाव बन रहा है। आप उससे बहुत दिनों तक बचे नहीं रह सकते फैसला लेने से। एक बहुत अल्प विराम लेना है। सरकार अगर ये कह दे कि हाँ आप जातीय जनगणना हो, तो उसी दिन मैं शो प्लान करूंगा कि इसके नफे नुकसान क्या है, लेकिन वो पहले अनाउंस तो करें। पहले तो इसी में बहस हो रही है कि होगी कि नहीं होगी। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं। स्वागत एक बार फिर से आवाज अड्डा पे। चर्चा हो रही है जातीय जनगणना पर, जो आरएसएस की तरफ से एक बयान आया उस पर। प्रेम कुमार जी, कोटा विद इन कोटा भी एक मसला है, क्या राय है आपकी इंडिया ब्लॉक की वालों की? अरे भाई, प्रेम जी ने बोला है, सुनिए नीरज जी, प्रेम जी ने पहले जो बोला है उस पर एक टिप्पणी बनती है, उसके बाद दोनों में एक साथ सर, दोनों में एक साथ। प्रेम कुमार जी बहुत क्रिस्पी बोलते हैं। अब दोनों को एक साथ नहीं, दोनों को एक साथ नहीं, दो जवाब दीजिएगा ना। अगर कोई आग लगाएगा तो उस पर पानी डाले बगैर ना, ऐसे कैसे करेंगे? इतनी हिंसा आपकी डिबेट में हुई है, और एक और लेना साथ, दोनों जुड़े हुए मसले हैं। इतनी हिंसा। क्विकली बताओ, आरक्षण के अंदर आरक्षण, कोटा विद इन कोटा पर राय क्या है? होना चाहिए ना, ये भी कोर्ट कह रहा है। देखिए, इस पे आरएसएस का भी विचार आया है कि सबकी सहमति से आप इधर के बचाओ ना, मैं सब बता रहा हूँ कि सबकी सहमति से होना चाहिए। आरएसएस का भी विचार आया, और कोटा विद इन कोटा जो है वो निश्चित रूप से एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले समय में आरक्षित वर्ग के भीतर एक, जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक ये विवाद का कारण भी रहेगा। आज आप भारत बंद भी हुआ तो उसमें भी दो तरह के वॉइसेस आए, तो ये आने वाले समय में एक डिस्कशन का पॉइंट रहेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपसी सहमति से अगर कोटा विद इन कोटा होता है तो वो बेस्ट है, वो नहीं होता है तो डिस्प्यूट्स रहेंगे। किसका क्या रुख है, तो हमें लगता है राजनीतिक दलों ने अब तक इस पर घोषित रूप से कोई भी पार्टी हो अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। ये आज की स्थिति है। जी एक्चुअली क्या ये एंटीथीसिस पड़ गया थोड़ा इंडिया ब्लॉक के लिए भी। हाँ रावदेव जी, अब बताओ आप। बताओ। अब देखिए, ऐसा है कि आपकी डिबेट में अब प्रेम जी ने इतनी हिंसा की, मतलब विजय त्रिवेदी जी तो बड़ी शानदार व्यक्ति हैं,
मतलब मैंने कहा ही इसलिए, हमने एक शेर पढ़ दिया दिन में, कहीं मैंने कहा ही था कि बहुत मीठा जहर देते हैं। अब ये जो इस समय देश में जो है किसी भी विषय पर जब आप आइडियोलॉजिकली फंडामेंटलिस्ट हो जाते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी प्रेम जी से, एक बार हमने आपके यहाँ एक सेकुलर फंडामेंटलिस्ट प्रयोग कर दिया तो आपने विश्लेषण करवा दिया था, लेकिन सेकुलर फंडामेंटलिज्म भी जो है ना एक आइडियोलॉजिकली फंडामेंटलिज्म और साथ ही साथ जो एक्सप्रेशन का एवरेंस है, ये घृणात्मक अभिव्यक्ति है ना, उसी से पैदा होती है। तो प्रेम जी जो कुछ बोल रहे हैं, आप होते कौन हैं, वो कैसे संगठन है, तो ये तो इसका उत्तर तो फिर तो उस पर बहस होनी ही नहीं चाहिए। इस लेवल तक कोई पत्रकार, कोई लेखक सोचने वाला चला जाए कि घृणा की उच्चतम अभिव्यक्ति वो कर ले एवरेंस की, और इतना जो है फैनाटिसिज्म पर चला जाए आइडियोलॉजिकली, तो किसी विषय पर बात ही नहीं होगी। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये स्टैंड लिया है, ये स्टैंड, मैं हर्षवर्धन जी की तरह कोट नहीं करूंगा, क्योंकि अब ये तो वैसा ही कोट हो जाएगा कि भाई जो भी विषय है उस पर कुछ ना कुछ बोला गया है कि इस विषय को, तो वो सब चलता रहता है संगठनों में। संगठन एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जो उसका लक्ष्य है, समय के अनुरूप देखती है कि अगर इस समय ये परिस्थिति है, इसमें राष्ट्र हित में क्या है, जो होगा तो हमको इसमें क्या करना है। तो उस दृष्टि से उन्होंने एक वक्तव्य दिया है, संघ में भी इस पर पूरी सहमति हो, लेकिन वो अधिकृत वक्तव्य है। लेकिन अब उस पर जो ये जितने इस पर बातें इस समय हो रही है, भाई प्रसन्न होना चाहिए ना प्रेम जी को, प्रसन्न होना चाहिए कि चलो आप चाहते थे कि देश जो है जाति जाति नहीं करेगा, छोटी सी टिप्पणी ले लीजिए, तो प्रसन्न होना चाहिए। और यही लोग ने एक लाइन और सुनिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो खड़गे जी ने आके क्या बोला, राहुल गांधी जी ने आके उस पर क्या बोला, SC ST में जो है वर्गीकरण पर, बाकी नेताओं ने आके क्या बोला, वो भी तो देखने का विषय है। 30 सेकंड में आप भी दीजिए प्रेम कुमार जी, लगभग समय नहीं है। छोटी सी टिप्पणी देखिए, हर्षवर्धन जी भी बोले, अवधेश जी भी बोले, तो पहले प्रेम कुमार को डिफेम करते हुए बोले, ये इनकी शैली है, ये उस जगह पर ले गए। लेकिन मैं किसी की कोई आलोचना नहीं करता। आप देखिए यहीं पर बात हुई, हर्षवर्धन जी ने कहा कि RSS सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, अवधेश जी ने कहा कि सांस्कृतिक संगठन है। हो सकता है कि नीरज जी बोले कि नहीं नहीं इनका पॉलिटिकल फ्रंट भी है, ये पॉलिटिकल संगठन है। हो सकता है विजय जी बोले कि नहीं नहीं ये तो स्कूल भी चलाता है RSS, ये शैक्षणिक संगठन है। RSS क्या है, यही तो हम सवाल वो संगठन क्या, इस पे एक अलग, फिर आप लोग एक घंटे इतने शो बनवा रहे हैं मुझसे कि मैं थक जाऊंगा। अब 1 घंटे इस पे एक दिन शो करूंगा कि RSS क्या है। नहीं रुको, दर्शकों की समझ के लिए शो खत्म हो रहा है। जातिगत जनगणना, उसके बाद कोटा विद इन कोटा, ये सब इंटरलिंक्ड है, मैं बता रहा हूँ आपको हर्षवर्धन जी। ये कोटा विद इन कोटा पे भी सरकार और भाजपा की राय तय नहीं है, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। सर अगर राय तय नहीं होती तो आपको जो कुछ होता हुआ दिखा है, और मैं फिर से कह रहा हूं, राजनीतिक दल अपने लिहाज से काम करते हैं। अगर राहुल गांधी को ये लगता है कि आग लगा के केरोसिन छिड़का है, माचिस लगानी है, तो सामने वाले को तो पानी डालते चलना पड़ेगा ना, तो देखना पड़ेगा कहां कहां पानी डालना है, वो काहे को कूद कूद के आगे आएंगे। तो नरेंद्र मोदी भी संघ के प्रचारक रहे हैं, स्वयंसेवक रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि इन चीजों से कैसे निपटा जाता है। अब एक चीज आप सोचिए, हम अभी जो ये बात करें, जैसे मैं बहुत स्पष्ट तौर पर मानता हूं और फिर से कह रहा हूं, उस वक्त बहुत बाभन ठाकुर लोग, ब्राह्मण ठाकुर कोशिश किए कि मंडल को रोक ले, रोक पाए क्या? कोटा विद इन कोटा भी नहीं रुकेगा। जहां तक जातीय जनगणना की बात है, मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस और भाजपा इसीलिए इसको नहीं मानते थे क्योंकि इससे कुछ लाभ नहीं है ना, इससे सिर्फ कुछ समय के लिए अस्थिरता है, इससे कोई देश बढ़ जाएगा संभव नहीं। हमारा देश बड़ा मजबूत है, हमारी जो चीजों की बात, तो इसलिए मुझे इसमें कोई भ्रम नहीं दिखता। हाँ, कुछ समय के लिए उथल पुथल अराजकता होगी और जॉर्ज सोरोस जैसी शक्तियां हावी हो सकती हैं, कोशिश करेंगी, बस इतना भर, बाकी इससे बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए विचार यहाँ बदलते रहते हैं। राजीव गांधी जी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के उस प्रस्ताव का विरोध किया था, संसद के अंदर किया था, फिर वो अब राहुल जी एकदम यूटर्न, राहुल जी का भी यूटर्न है कि अब वो कह रहे हैं कि नहीं जाति जनगणना होनी चाहिए। अब से परंपरा रही, कांग्रेस ने लगातार, इंदिरा जी, राहुल जी सब ने विरोध किया, नेहरू जी ने तो कराई नहीं, लेकिन अब बदल गए वो। तो वक्त के साथ चीज़ें बदल रही हैं। मेरा सीरियस नोट पे क्वेश्चन विजय जी है, छोटा जवाब दीजिएगा कि देखिए
एक कांग्रेस की परंपरा होती थी, चीज़ों को कारपेट के नीचे डाल दो, वक्त अपने हिसाब से उन चीज़ों को कई बार सुलझा देता है। ये मैंने बहुत यूपीए 1-2 में देखा है। तो विषय को छोड़ देने, दबा देने या उस पर बात नहीं करने से वो विषय हल नहीं होता है। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। ये उस एडवांस स्टेज तक मामला पहुंच गया है, चाहे वो कोटा विद इन कोटा हो या कास्ट सेंसस हो। अब इसमें बच नहीं सकते आप, या फिर और 3-4 चुनाव हारने के बाद तय करेंगी पार्टियां। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कौन हारे कौन जीते, मेरा कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन अगर चुनाव के 2024 चुनाव परिणाम के बाद चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं तो 2-4 चुनाव के बाद फिर इवॉल्व होंगी क्या विजय जी? देखिए नीरज जी, आपने ठीक कहा। यूपीए सरकार में भी ऐसा हुआ। राहुल गांधी, कांग्रेस ने भी बदलाव किया अपने स्टैंड में। जो राजीव गांधी जी का स्टैंड था, जो जवाहरलाल नेहरू का स्टैंड था, और वो बदल गए हैं। आज वो कह रहे हैं कि भाई हाँ बदल गए, इसके साथ नहीं है। और आपने कहा कि कारपेट के नीचे रखने की आदत होती है। हम सब लोगों को आदत होती है, हिंदुस्तानियों को, कि कारपेट के नीचे रख दीजिए जितनी चीज़ें हैं जिनको टालना है। लेकिन किसी दिन तो दिवाली आती है ना, किसी दिन तो ईद आती है ना, तो दिवाली से पहले आपको कारपेट हटाकर उन चीज़ों को साफ करना ही होता है। वो दिवाली आ गई है। अब कारपेट के नीचे रखकर चीज़ों को नहीं रखा जा सकता। आपको सफाई करनी है, आपको तय करना है इस चीज़ को यहाँ रखना है कि नहीं रखना है, घर में रखना है कि नहीं रखना है, आप उसके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। कारपेट पर 1 साल तक ही रख सकते हो ना आप। 1 साल मतलब जब मौका, अब वो मौका आ गया है, कारपेट को हटाना ही पड़ेगा, सफाई करनी ही पड़ेगी, आपको तय करना। मैं ये बार बार इस बात का जोर दे रहा हूँ, मैं किसी के सरकार के पक्ष में विपक्ष की बात ही नहीं कर रहा, न जाति जनगणना की मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये वक्त आ गया है कि आपको फैसला करना ही पड़ेगा। कारपेट के नीचे चलाने का वक्त जाति जनगणना या आरक्षण या जो कोटा विद इन कोटा जो है सब कैटेगराइजेशन, इसको अब आप कारपेट के नीचे नहीं रख सकते। समाज में आ गया, और ये पक्का मानिए कि ये देश बंटने वाला नहीं है, कोई नहीं बांट सकता इस देश को। नहीं, मैं देखिए इस पूरी चर्चा को मैं इसीलिए इस मोड़ पे लेके आया कि अब लोगों को अपनी राय तय कर लेनी चाहिए। अब बहुत समय तक हिला हवाली टाला मटोली से काम बनेगा नहीं, क्योंकि एकदम ब्लैक एंड वाइट पे अगर सब तरफ डिसीजन हो रहे हैं तो फिर आप इसमें तय करिए कि उसको टालने से कोई फ़ायदा नहीं है। सत्ताधारी दल हो, विपक्ष हो, हर विषय पे। अभी कांग्रेस कोटा विद इन कोटा पे दाएं बाएं कर रही है, क्यों कर रहे हैं भाई दाएं? तय करिए ना आप। जब न्याय की प्रक्रिया चल पड़ी है तो फिर न्याय बिल्कुल ग्रेन्युअल लेवल पे होगा। ये नहीं होगा कि ऊपर ऊपर तो दिखा रहे नीचे नहीं हो रहा है। होगा तो ठीक से होगा, सब जगह फिर यही चलेगा। बल्कि मैं कल एक चर्चा सुन रहा था, वो चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट थी, शायद पता नहीं विजय जी उसके पार्ट थे कि नहीं थे। उसमें बहुत विस्तार से एक प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि जाति जनगणना के बाद का खेल आगे क्या होने वाला है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये डिबेट आज सिर्फ इस बात पे हो रही है जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कब होगी, लेकिन उसके आगे भी ग्रैन्युअल चीज़ें बदलेंगी। उसके लिए आप तैयार रहिए। वो डिटेल गिना चुके हैं कि लोग अब किस तरह सोच रहे हैं, कहाँ कहाँ तक चीज़ें जाएंगी। तो इसलिए जितनी जल्दी स्पष्टता हो जाएगी उतना बेहतर होगा सभी राजनीतिक दलों के लिए। समय सर एकदम समाप्त हो गया है। अच्छी चर्चा रही, लेकिन एक दिन आप लोग समय चाहिए, आप 2-3 घंटे के समय आप लोग मुझे दीजिए, तो जिससे मैं ये चर्चा तब तक ख़त्म नहीं करूँगा जब तक एक कंसेंसस नहीं बन जाएगा आप लोगों के बीच में कि तय करके जाएंगे यहाँ से शुरू। तो वो एक दिन आप तय कर लो, 2-3 घंटे के एक दिन में मैराथन डिस्कशन चलेंगे, डिबेट हो जाएगा वो ईवर लास्टिंग। विजय जी से मैं सहमत हूँ। आखिरी में जो उन्होंने कहा ना, ये देश बट नहीं सकता और निर्णय लेना पड़ेगा, लेकिन दिवाली पे सफाई करेंगे या घर में जो कूड़ा है उसको और छितरा छितरा गंदा करेंगे, तो एक वो वाला पक्ष है कि ये पक्ष करना तो पड़ेगा, सफाई तो करेंगे। बस वही तो बात है। तो देखिए कूड़ा किसने रखा है ये भी देखना पड़ेगा। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, कूड़ा किसने रखा है, ये तो 77 से 80 से कूड़ा किसने रखा है, ये कारपेट में किसने छिपाया है, और विजय जी ने और प्रेम जी ने किससे छिपा कर रखा है। जो छिपा कर रखा है वही आज कह रहा है कि सफाई करो आप। ये तो हमारा काम नहीं है, ये भी तो सच है ना। नहीं अवधेश जी, क्या है ना, इस समय जिसकी ओनरशिप है घर की, सफाई उसको करानी है, वो तय करेगा कि कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा। अभी तो वो उसको तय, अब मैं ओनर हूँ घर का, तो मैं तो बुलाऊंगा ना अर्बन लीडर वाले को कि आओ सफाई करो आके। अभी रेंट पे चल रहे हैं, ओनरशिप कहाँ? नहीं प्रेम जी, आप ना 3 हाथ आगे की बातें मत करो। कोई रेंट वेंट में नहीं, ये गलत फहमी मत रहो ना। 2029 तक आप ऐसे रेंट करते रहोगे, पता लगा समय बीत जाएगा। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का जुड़ने के लिए। चर्चा का समय एकदम समाप्त हो गया, लेकिन सरकार को या सभी राजनीतिक दलों को इस पर अपनी अब स्पष्ट राय रख देनी चाहिए, क्योंकि अब तो संघ ने भी कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।